स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के करोड़ों मोबाइल पर एक साथ बजा सायरन, इमरजेंसी अलर्ट आने के बाद अब क्या करें। दरअसल बात है कि बिहार समेत पूरे देश में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक करोड़ों मोबाइल फोन पर तेज सायरन के साथ इमरजेंसी अलर्ट बजने लगा। कई लोग घबरा गए, लेकिन बाद में साफ किया गया है कि ये किसी खतरे का संकेत नहीं बल्कि सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा परीक्षण था। यह अलर्ट सिस्टम देश भर में एक साथ टेस्ट किया गया जिससे लोग चौंक गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अलर्ट सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए भेजा गया जो आपदा के समय लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज भी दिखा जिसमें साफ लिखा था कि ये सिर्फ एक टेस्ट मैसेज था और किसी तरह की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इस तकनीक के जरिए भविष्य में भूकंप, बाढ़ या फिर अन्य आपदा के समय तुरंत चेतावनी दी जा सकेगी। अब आपसे सवाल है कि क्या आपके मोबाइल में भी इस तरह की आवाज़ बजी और क्या आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी SMS आया? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रेन में मारपीट, चीख और फिर खामोशी। मौलाना तौसीफ रजा की संदिग्ध मौत पर यूपी से बिहार तक बवाल। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मौलाना की संदिग्ध मौत ने बिहार से लेकर के यूपी तक हरकंप मचा दिया है, क्योंकि बिहार के किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसी दौरान उनके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई और बाद में उनका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। इस घटना के बाद पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना ने अपनी पत्नी को आखिरी बार फोन में बताया था कि ट्रेन में कुछ लोग उनके साथ बदसलूकी की और फिर मारपीट शुरू कर रहे हैं। इसके बाद कॉल अचानक कट गया और फिर उसका कोई भी संपर्क नहीं हो सका। कुल मिलाकर के इस घटना को लेकर के अब बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। परिजनों और फिर कई संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे साफ हो सकेगा कि यह हादसा था या फिर सुनियोजित साजिश। बिहार में मौसम का यू टर्न, पटना समेत 26 जिलों में बारिश, आंधी का अलर्ट, गर्मी से राहत। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने अचानक यू टर्न ले लिया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है और आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने 26 जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। खास करके उत्तर और फिर मध्य बिहार के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के ये मौसम बदलाव जहां राहत लेकर के आया है, वहीं सतर्क रहने की भी जरूरत है। विशेषज्ञों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और बिजली गिरने के खतरे से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि किसी भी तरह के अनहोनी से बचा जा सके। 41 साल की हो गई हूं, नहीं करवा रहे हैं शादी, परिवार वालों के खिलाफ थाने पहुंची लड़की। दरअसल एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर 41 साल की एक लड़की अपने ही परिवार के खिलाफ शिकायत लेकर के थाने पहुंच गई। लड़की का आरोप है कि उसके परिवार वाले जानबूझकर के उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो चुकी है। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके परिवार वालों पर कार्रवाई की जाए और उसकी शादी कराने में मदद की जाए। उन्होंने बताया है कि कई बार रिश्ते आए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से परिवार ने बात आगे नहीं बढ़ने दी। इस कारण वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है। कुल मिलाकर कि यह मामला सामाजिक और फिर पारिवारिक दबाव से जुड़ी एक अलग तरह की समस्याओं को सामने लाता है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ग्रामीण झड़प, खाकी पर भारी भीड़ का गुस्सा, बिहार में बेअसर हुआ कानून, इलाके में तनाव। दरअसल बात है कि बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी कार्रवाई के दौरान अचानक भीड़ भड़क गई और पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंचती है तो फिर स्थानीय लोग विरोध में उतर आते हैं और स्थिति हिंसक हो जाती है। हाल की ही
एक मामले में भी ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और हंगामा किया, जिससे हालात बिगड़ गए। कुल मिलाकर के इस तरह की घटनाएं बिहार में कानून व्यवस्था की चुनौती को दिखाती है, जहां पर एक तरफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ भीड़ का गुस्सा कई बार हालात को बिगाड़ देता है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह हालात को शांत करते हुए कानून का भरोसा लोगों के बीच बनाए रखा जाए। मंत्रियों और गरीबों के बच्चों को साथ पढ़ाने का प्रस्ताव, बिहार में शिक्षा सुधार पर जोर। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अनोखा प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना और शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना बताया जा रहा है। इसको लेकर के सियासी और फिर सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहल से सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और फिर पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाने का दबाव बनेगा। जहाँ माना जा रहा है कि जब प्रभावशाली लोगों के बच्चे भी वही पढ़ेंगे तो फिर स्कूलों की हालात सुधारने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इससे गरीब और अमीर बच्चों के बीच शिक्षा का अंतर भी कम करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के ये प्रस्ताव बिहार में शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इसे लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये सफल होता है तो फिर इससे सरकारी स्कूलों की छवि और गुणवत्ता दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 16 दिनों में 10 मंदिरों में पूजा, क्या आरएसएस को कोई संदेश दे रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी? दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर के चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने महज 16 दिनों के भीतर करीब 10 मंदिरों में जाकर के पूजा की है। इस धार्मिक सक्रियता के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है और इसके पीछे के संदेश को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम को कुछ लोग आरएसएस को संदेश देने के तौर पर देख रहे हैं। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट चौधरी खुद को एक मजबूत हिंदुत्ववादी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। जहाँ कुल मिलाकर के सीएम सम्राट चौधरी की ये मंदिर यात्रा अब सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसे राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये कदम सिर्फ व्यक्तिगत विश्वास है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। ऊपर वाले के भरोसे बिहार के अस्पताल, डॉक्टरों ने किया रेफर पर नहीं मिली एम्बुलेंस, 3 घंटे बाद टूटी सांस। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? दरअसल बात है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पर एक मरीज की मौत ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए रेफर तो कर दिया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल सकी। इस देरी के कारण मरीज की हालात बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में एम्बुलेंस सेवा और अस्पतालों की लापरवाही के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में बिहार के जमुई जिला में एक मरीज की जान चली गई क्योंकि उसे ले जा रही एम्बुलेंस का पेट्रोल ही खत्म हो गया था, जिसके चलते वह घंटों तक बिना इलाज के तड़पता रहा। कुल मिलाकर के इस तरह की घटनाएं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, जब समय पर इलाज और एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में अब जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाएं, ताकि भविष्य में इस तरीके की लापरवाही से किसी की जान न जाए। बिहार में नौकरी पर सम्राट का स्मार्ट प्लान, 2030 तक 1 करोड़ परिवारों को मौका, तेजस्वी को क्यों लगी मिर्ची? दरअसल बात है कि बिहार में रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा प्लान पेश किया है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। उन्होंने घोषणा की है कि 2030 तक बिहार के करीब 1 करोड़ परिवारों को नौकरी या रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस ऐलान को सरकार की बड़ी रणनीति माना जा रहा है, जिसका मकसद बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत अलग अलग सेक्टरों में रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और लोगों को अपने ही राज्य में काम करने का अवसर मिलेगा। वहीं पर इस ऐलान के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जब कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी का ये स्मार्ट प्लान आने वाले समय में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। एक तरफ सरकार इसे रोजगार क्रांति बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में अब नजर इस बात पर होगी कि ये योजना जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। बिहार में कहां रहती है सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी?
जवाब सोच भी नहीं सकते हैं कभी। दरअसल बात है कि बिहार में मुस्लिम आबादी को लेकर के अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता रहता है कि आखिर सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस जिले में रहते हैं। तो आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, जो कुल आबादी का लगभग 17% के आसपास है। ऐसे में अलग अलग जिलों में उनकी संख्या भी काफ़ी अलग अलग देखने को मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला कटिहार माना जाता है, जहां पर संख्या के लिहाज से मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक है। वहीं पर अगर प्रतिशत की बात करें तो किशनगंज ऐसा जिला है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हैं और किशनगंज में उनकी आबादी हिंदुओं से ज़्यादा है। इसके अलावा अररिया, पूर्णिया और दरभंगा जैसे जिलों में भी मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के बिहार में मुस्लिम आबादी खासतौर पर सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में ज़्यादा केंद्रित है। यही वजह है कि इन इलाकों में सामाजिक और फिर राजनीतिक समीकरण भी अलग नजर आते हैं। ऐसे में अगर कोई भी सोचता है कि सिर्फ बड़े शहरों में ही मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी तो वे पूरी तरह से सही नहीं है। असल तस्वीर सीमांचल क्षेत्र में भी दिखाई देती है। बिहार में 2030 तक तैयार होंगे 2 एयरपोर्ट, 100 करोड़ की लागत से शुरू हुई योजना, बनेगा कनेक्टिविटी हब। दरअसल बात यह है कि बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ये एयरपोर्ट बिहार के सोनपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में बनाए जाएंगे। इस पहल से बिहार के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोनपुर एयरपोर्ट बनने से पटना एयरपोर्ट पर बढ़ता दबाव कम होगा, जबकि अजगैबीनाथ धाम एयरपोर्ट पूर्वी बिहार के लोगों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। साथ ही धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और फिर रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर के सरकार ने इन दोनों एयरपोर्ट को 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इनके बनने से बिहार में हवाई यात्रा पहले से ज्यादा आसान होगी और राज्य एक मजबूत कनेक्टिविटी हब के रूप में उभर सकता है, जिससे विकास और निवेश के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। हाई स्पीड कॉरिडोर से घटेगा सफर का समय, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे पर काम जारी। दरअसल बात है कि बिहार में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर कई हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के जरिए राज्य में सफर का समय काफ़ी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि व्यापार और कनेक्टिविटी को भी बड़ा फायदा होगा। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर कॉरिडोर पर काम जारी है। ये प्रोजेक्ट बिहार के अलग अलग हिस्सों को सीधे जोड़ेंगे और लंबी दूरी के सफ़र को आसान बनाएंगे। जहाँ कई एक्सप्रेसवे ऐसे होंगे जहां पर गाड़ियों की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकेगी, जिससे यात्रा का समय लगभग आधा हो सकता है। कुल मिलाकर के एक्सप्रेसवे बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इससे न केवल लोगों का सफर तेज और सुरक्षित होगा बल्कि उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार में सरकारी शिक्षकों की डबल ड्यूटी, सुबह स्कूल फिर जनगणना ड्यूटी। दरअसल बात यह है कि बिहार में सरकारी शिक्षकों पर काम का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, जहां पर अब उन्हें डबल ड्यूटी निभानी पड़ रही है। एक तरफ उन्हें स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो दूसरी तरफ जनगणना जैसे बड़े सरकारी कार्यों में भी लगाया जा रहा है। इस व्यवस्था को लेकर के शिक्षकों के बीच असंतोष भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सारण जिले समेत कई इलाकों में शिक्षकों को पहले स्कूल में नियमित कक्षाएं लेनी होती है, इसके बाद उन्हें जनगणना कार्य के लिए भी समय देना पड़ता है, जहाँ इससे उनकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त हो गई है और फिर पढ़ाई पर भी असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है। कुल मिलाकर की ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बनती दिख रही है, जहाँ एक तरफ सरकार जनगणना जैसे जरूरी कार्य को पूरा करना चाहती है तो वहीं पर दूसरी तरफ शिक्षकों पर बढ़ता अतिरिक्त बोझ बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में संतुलन बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बीच निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा आज 3 मई को पटना से निकलेंगी। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है, जहां एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा को लेकर भी माहौल गर्मा गया है। जहां बताया जा रहा है कि ये यात्रा 3 मई से यानी कि आज से पटना से शुरू होगी।
जिसे उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा के दौरान निशांत कुमार अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को समझना और संगठन को मजबूत करना बताया जा रहा है। यात्रा का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत वे कई महत्वपूर्ण इलाकों में जाएंगे। कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल विस्तार और फिर इस यात्रा के बीच राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई है। जहां एक तरफ सरकार अपने विस्तार की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार की ये पहल भविष्य की राजनीति को लेकर के नए संकेत दे रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कोसी और गंडक से होने वाली तबाही कम करने को नेपाल से बनी सहमति। जी हां, बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने के लिए भारत और नेपाल के बीच अहम सहमति बनी है। कोसी और गंडक नदियों से होने वाली तबाही को कम करने के लिए दोनों देशों ने मिलकर के कई जरूरी कदम उठाने पर सहमति जताई है। इस फैसले से सीमांचल और उत्तर बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में बाढ़ प्रबंधन, तटबंधों की मरम्मत और नहरों के रखरखाव जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही डेटा शेयर करने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि समय रहते बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। कुल मिलाकर की ये सहमति बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हर साल नेपाल से आने वाले पानी के कारण राज्य के कई इलाके प्रभावित होते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय से भविष्य में बाढ़ की तबाही को काफी हद तक कम किया जा सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने किया सम्राट चौधरी का समर्थन, बोले अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी हां, बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है, जहां बाहुबली विधायक के नेता अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए और किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। क्योंकि अनंत सिंह खुद कई बार आपराधिक मामले में जेल जा चुके हैं और वे खुद कह रहे हैं कि अपराधियों का सफाया होना चाहिए, जबकि वे खुद इस मामले पर कई बार जेल भी जा चुके हैं, जेल कट करके आए हैं। उनके पास से AK-47 बंदूक मिली है। अब आप सोचिए। भोजपुर में शादी की खुशियां मातम में बदली, गाड़ी साइड करने के विवाद में 7 लोगों की बेरहमी से की गई पिटाई, अस्पताल में चल रहा इलाज। जब बिहार के भोजपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी साइड करने को लेकर के हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कई लोगों ने मिलकर के एक ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक बारात के दौरान रास्ते से गाड़ी साइड करने को लेकर के कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। यह आरोप है कि स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके हालात पर नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर के ये घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जहां पर एक छोटे से विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई की बात कही जा रही है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। सम्राट सरकार में भी सुरक्षित है मुस्लिम समुदाय, नई सरकार पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बड़ा बयान। दरअसल बात है कि बिहार की नई सरकार को लेकर के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट सरकार में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी वर्गों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का फोकस सभी समाज के लोगों के विकास पर है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा मिल सके। इस बयान को विपक्ष के आरोपों का जवाब माना जा रहा है। कुल मिलाकर के इस बयान के जरिए सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य में सभी समुदाय की सुरक्षा और विकास उसकी प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है। फ्री में करें यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी, बिहार सरकार की खास पहल। 2025 में 91 लोग हुए सफल। जी हां, बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार की फ्री कोचिंग योजना के तहत अब छात्र बिना किसी खर्च के यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना का असर अब दिखने भी लगा है। साल 2025 में इस फ्री कोचिंग के जरिए तैयारी करने वाले
वाले 91 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है, जिससे इस योजना की उपयोगिता साबित हो रही है। जहाँ छात्रों को यहाँ पर अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई, टेस्ट सीरीज और फिर इंटरव्यू गाइडेंस जैसी सुविधाएं दी जाती है। कुल मिलाकर के ये योजना बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बनकर के उभर रही है। इससे न सिर्फ प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, बल्कि राज्य में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार में जल्द लागू होंगे नए लेबर कोड, प्रवासी मजदूरों का बनेगा डेटा बैंक। दरअसल बात है कि बिहार में मजदूरों के हित में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जहां पर जल्द ही नए लेबर कोड लागू किया जा सकता है। इस पहल के तहत खास तौर पर प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा डेटा बैंक तैयार किया जाएगा, जिससे उनकी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध रहे और ज़रूरत के समय उन्हें मदद मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेटा बैंक में श्रमिकों की स्किल, काम का अनुभव और फिर वर्तमान स्थिति जैसी अहम जानकारियां दर्ज की जाएगी। इससे सरकार को रोजगार उपलब्ध कराने, आपदा के समय सहायता पहुँचाने और योजनाओं का लाभ देने में आसानी होगी। खास करके उन मजदूरों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। कुल मिलाकर के ये पहल बिहार के लाखों मजदूरों के लिए राहत बड़ी साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ उनकी पहचान और सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिलने की उम्मीद है। बिहार में जीविका दीदियों ने लगाए 4 करोड़ से अधिक पौधे, 987 नर्सरियों से मिल रहा रोजगार। दरअसल बात है कि बिहार में पर्यावरण संरक्षण और फिर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल सामने आई है, जहां पर जीविका दीदियों ने मिलकर के 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। इस अभियान से न सिर्फ हरियाली बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं। ये पहल बिहार में सकारात्मक बदलाव की मिसाल बनती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य भर में 987 नर्सरियों के जरिए पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। इन नर्सरियों से महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। साथ ही ये अभियान जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर के जीविका दीदियों की ये पहल बिहार के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है। इससे एक तरफ पर्यावरण को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी मिल रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। नीतीश मॉडल ने बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध दिया, आरजेडी का बड़ा आरोप। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जहां पर आरजेडी ने नीतीश मॉडल पर तीखा हमला बोला है। जब पार्टी का कहना है कि इस मॉडल ने राज्य को विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध दिए हैं। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजद नेताओं ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बयान को सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। कुल मिलाकर के इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति को फिर गर्मा दिया है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं पर सत्ता पक्ष इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा ज्यादा सियासी बहस का केंद्र बन सकता है। बड़े एक्शन की तैयारी में बिहार एसटीएफ, 250 अपराधियों की लिस्ट बनी। दरअसल बात है कि बिहार में अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है, जहां पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने 250 अपराधियों की लिस्ट तैयार की है। इस कदम को राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के बड़े अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे अपराधियों में डर का माहौल बनने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में कई कुख्यात अपराधियों के नाम शामिल है जो लंबे समय से पुलिस की नज़र में थे। एसटीएफ अब इन सभी के खिलाफ एक साथ अभियान चलाने की तैयारी में है, ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। इसके तहत छापेमारी, गिरफ्तारी और फिर अन्य सख्त कार्रवाई की योजना बनाई गई है। कुल मिलाकर के ये कदम बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए अहम माना जा रहा है। अगर ये अभियान सफल होता है तो फिर राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी मदद मिल सकती है और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा। किलो में लूटते थे सोना, पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 3 को किया गिरफ्तार। झारखंड से लूट करके वाराणसी में थे छिपे। दरअसल एक बड़े आपराधिक गिरोह का खुलासा हुआ है जो किलो के हिसाब से सोना लूटने जैसी वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन गैंग के सरगना समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में हलचल मच गई है और पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरोह झारखंड में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वाराणसी में छिप करके बैठा था। जब पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई, जिसमें तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। इनके पास से लूटे गए सोने और फिर अन्य सामान के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही है। कुल मिलाकर के ये कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। जब पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बिहार में लोगों के जीवन आसान बनाने के लिए सहयोग शिविर, लोगों की समस्याओं का होगा समाधान। दरअसल बिहार में आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जैसे से पता है कि बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग तरह की समस्या होगी, लेकिन वे सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस समस्या को लेकर जाऊं तो जाऊं कहां। तो अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप सरकार के पास जाइए सीधे सहयोग शिविर में और आपका काम हो जाएगा। यह सहयोग शिविर के जरिए अब अधिकारियों को जनता के बीच जाकर के उनकी परेशानियां सुननी होगी। इस पहल का मकसद लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत दिलाना और मौके पर ही समाधान देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया जाएगा, जहां पर विभिन्न विभागों के अधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे। जब लोग अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और कई मामलों का निपटारा वहीं पर किया जाएगा। इससे प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के ये पहल आम लोगों के लिए काफी राहत बड़ी साबित हो सकती है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं का जल्दी समाधान हो सकेगा। बिहार में जनगणना 2027 के तहत करीब 47 लाख लोगों ने 100 गणना प्रक्रिया पूरी की है। दरअसल बात यह है कि बिहार में जनगणना 2027 को लेकर के बड़ी प्रगति सामने आई है, जहां पर अब तक करीब 47 लाख लोगों ने 100 गणना प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह आंकड़ा डिजिटल पहल की सफलता को दिखाता है, जिससे लोग खुद ही अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं। इस कदम से जनगणना प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने में मदद मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 100 गणना के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जिससे लोग अपने घर बैठे ही जरूरी जानकारी भर सकते हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों का बोझ भी कम हो रहा है और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ रही है। खास करके शहरी क्षेत्रों में इस पहल का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के ये पहल बिहार में डिजिटल बदलाव की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ जनगणना का काम तेजी से पूरा होगा, बल्कि डेटा की सटीकता भी बेहतर होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं बनाने में सरकार को काफी मदद मिलेगी। एनडीए ने बिहार की महिलाओं से किया विश्वासघात, झूठे वादों से ठगा, तेजस्वी यादव का हमला। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने महिलाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और उन्हें झूठे आश्वासनों से ठगा गया है। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के समय महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब कुल मिलाकर के इस बयान से बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। CCC यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेगी सम्राट सरकार। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने क्यों कही ये बात? दरअसल बिहार में कानून व्यवस्था और शासन को लेकर के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सम्राट सरकार CCC यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म जैसी मुद्दों पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगी। इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस सुशासन और विकास पर है और इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और भ्रष्टाचार पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बयान को सरकार की नीति और फिर प्राथमिकता को स्पष्ट के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के इस बयान के जरिए सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे राज्य में कानून का राज कायम रखना चाहती है। एक तरफ अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है, जिससे बिहार में स्थिरता और विकास का माहौल बन सके।
दोस्तों किशनगंज में बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश आई और साथ में ले आई परेशानी का सैलाब। जी हां, शुक्रवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी है। सड़कें गायब हो गई है और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रही है। किशनगंज जिले के कई इलाकों में हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कें नहीं बल्कि छोटी छोटी नदियां बहती नजर आई है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है निचले इलाकों पर, जहां पर घरों के बाहर ही पानी जमा हो गया। जब डीएम ऑफिस जाने वाली सर्विस रोड का हाल तो और भी ज्यादा खराब रहा। यहां घुटनों तक पानी भर गया है। पैदल चलना तो दूर, गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग किसी तरह संभल करके रास्ता पार करते नजर आए। लेकिन असली समस्या सिर्फ बारिश नहीं बल्कि शहर की बदहाल ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे ही बारिश हुई, नदियों का पानी उल्टा सड़कों पर बहने लगा, यानी कि जहां पानी निकलना चाहिए था वहां से पानी वापस सड़क पर आ गया। रात के अंधेरे में ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई, जहाँ कई जगह लोगों को रास्ता तक नहीं दिखा और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई नई समस्या नहीं है, हर साल बारिश आते ही यही हाल होता है। या थोड़ी सी बारिश में ही शहर डूब जाता है, लेकिन अब तक कोई भी अस्थायी समाधान नहीं निकला। वहीं पर अब सवाल यह है कि हर साल यही समस्या क्यों? क्या सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार है या फिर सिस्टम की लापरवाही भी उतनी ही बड़ी वजह है? मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है, यानी कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जल जमाव से लोगों को राहत दिलाना। फिलहाल किशनगंज के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि बारिश तो हर साल आएगी ही है, लेकिन क्या हर साल शहर यूं ही डूबता रहेगा? आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब किशनगंज में भी बुलडोजर चलेगा। जी हाँ, किशनगंज में भी योगी का बुलडोजर अब चलने वाला है। अब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। लोगों के आसियानों को तोड़ा जाएगा, उन आसियानों को तोड़ा जाएगा जो सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जी हाँ, जो अवैध कब्जा किया हुआ है। जी हाँ, किशनगंज में अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं होगा और जल्द ही शहर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। डीएम विशाल राज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किशनगंज जिले के कई इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर बिना अनुमति के दुकानों और फिर अस्थायी ढांचे खड़े किए गए हैं। अब इन सभी पर कार्रवाई तय है। मतलब साफ है, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा जमा करके बैठे हैं उन्हें खुद हट जाना चाहिए, वरना प्रशासन हटाएगा। इस अभियान के तहत सिर्फ पक्की दुकानें ही नहीं बल्कि सड़क किनारे लगे ठेले, खोमचे और अस्थायी ढांचे भी हटाए जाएंगे। यानी कि शहर के कई इलाकों में जल्द ही बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इस पूरे अभियान का मकसद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना और आम लोगों को राहत देना है, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से कई सड़कों पर जाम की समस्या खड़ी आम हो गई है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, यानी कि पहले चिन्हित इलाकों में नोटिस और फिर सीधे बुलडोजर एक्शन। डीएम ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें ताकि आगे कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी ने अभियान में बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बार सच में शहर अतिक्रमण मुक्त होगा या फिर कुछ दिनों बाद फिर से वही हालात लौट आएंगे? क्योंकि हर बार कार्रवाई तो होती है लेकिन कुछ समय बाद फिर से सड़कें घिर जाती है। फिलहाल प्रशासन पूरी तैयारी में है और किशनगंज में जल्द ही बुलडोजर का दम दिखने वाला है। अब देखना होगा कि कितना हटता है अतिक्रमण और कितना बदलता है शहर का हाल। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल समेत 6 जिलों में ब्लैक आउट होगा। हवाई हमलों की वजह से मॉक ड्रिल किया जाएगा। मई के तीसरे सप्ताह में एक साथ सायरन बजेगा और एक साथ पूरे किशनगंज जिला में लाइट चली जाएगी, यानी कि पूरा किशनगंज जिला ब्लैक आउट होगा, पूरा अंधेरा में छा जाएगा। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय बिहार के 6 जिलों किशनगंज, पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में मई के तीसरे सप्ताह में हवाई हमला और ब्लैकआउट से संबंधित व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसको लेकर के बिहार का आपदा प्रबंधन
प्रबंधन विभाग पूरी सक्रिय हो गया है। सभी संबंधित जिलों, जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम और पुलिस अधीक्षकों, एसपी के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में अध्यक्षता आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें सभी 6 जिलों के अधिकारी जुड़े। जब बैठक के दौरान सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मॉक ड्रिल को लेकर के किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साल में कम से कम 2 बार अर्धवार्षिक मॉक ड्रिल कराना अनिवार्य है। यह अभ्यास न सिर्फ प्रशासनिक तैयारियों का परीक्षण करता है, बल्कि आम नागरिकों को भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया है कि निर्धारित तिथि और समय पर सभी जिलों में एक साथ सायरन बजाया जाएगा, जो इस मॉक ड्रिल का अहम हिस्सा होगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि सायरन की कमी होने पर चौक चौराहों पर लगे साउंड सिस्टम, पुलिस थानों और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का भी उपयोग किया जा सकता है। लक्ष्य यह है कि सायरन की आवाज अधिकतम लोगों तक पहुंचे और वे सतर्क हो सके। वहीं पर मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की स्थिति भी बनाई जाएगी। इस दौरान बिजली विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे समय रहते बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ले, ताकि अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। वहीं पर ब्लैकआउट का उद्देश्य ये समझना कि अचानक बिजली गुल होने की स्थिति में प्रशासन और फिर आमजन किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं और कितनी तेजी से व्यवस्था बहाल की जा सकती है। वहीं पर मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की भी परीक्षा होगी। सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों में खिड़कियों पर प्राइवेसी कर्टन या फिर क्यूबिकल पर्दे लगाए जाएं, ताकि आपात स्थिति से में मरीजों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा अस्पतालों को यह भी परखा जाएगा कि वे आपातकालीन स्थिति में कितनी तेजी से मरीजों को संभाल सकते हैं और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि मॉक ड्रिल के दौरान आमजन में किसी प्रकार की अफवाह या फिर घबराहट न फैले। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर लाउड स्पीकर, सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को पहले से ही जानकारी दी जाएगी कि ये केवल एक अभ्यास है, ताकि लोग सहज रहे और इसमें सहयोग करें। वहीं पर किशनगंज जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया है कि सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में विशेष तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही पटना और बेगूसराय में भी व्यापक स्तर पर अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी आपदा स्थिति में लोगों को जागरूक रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये सिखाया जाएगा कि संकट की घड़ी में उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे खुद को सुरक्षित रखना चाहिए।